नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही। कल वहां के सेंट्रल बैंक, जिसे फेड भी कहते हैं, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया और तब भी वहां के मार्केट काफी ज्यादा गिर गए और साथ ही साथ आज सुबह तो एशियन मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट भी काफी गिरे। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब भी रेट कट होता है तो मार्केट बढ़ता है, पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि रेट कट होने पर भी मार्केट गिर गए। तो ये हम समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि आगे की क्या ट्रेजेक्ट्री है, आगे कितना रेट कट काटने की बात कर रहा है हमारा एफओएमसी। सही, एफओएमसी क्या है? जैसे भारत में हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, वैसे ही अमेरिका में क्या है? एफओएमसी है, रेट को देखने वाली कमेटी है। वही रेट काटती है, अनाउंस यूएस फेड के चेयरमैन करते हैं। अब क्या हुआ है, जनरली जब भी इंटरेस्ट रेट कटता है तो मार्केट खुश होता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कटेगा तो जो बिजनेस है उनको सस्ते लोन मिलेंगे। सस्ते लोन बढ़ने से क्या होता है? सस्ते लोन बढ़ने से मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं, लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं और कंजम्पशन बढ़ता है और ग्रोथ होती है। पर इससे एक प्रॉब्लम और जनरेट होती है, वो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, महंगाई की। अब सबके हाथ में पैसा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा भाई? महंगाई बढ़ जाएगी। तो अब ये आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या रीजन रहे जिसकी वजह से मार्केट गिरा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। और हम इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल न्यूज और इकोनॉमी की न्यूज ये सब कवर करते हैं। साथ ही साथ हम फाइनेंस की भी कई न्यूज कवर करते हैं। तो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल में और भी अन्य वीडियो है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पे स्पेशल फोकस है। हम हर सेशन के एंड पे एक क्वेश्चन लाते हैं। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या, जेरोम पावल ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। अभी जेरोम पावल कौन है? ये व्यक्ति जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही जेरोम पावल है। अच्छा, ये है क्या? ये यूएस फेड के हेड है। इन्होंने क्या बोला कि हम रेट कट करते हैं और रेट को अब ये ले आए हैं 4.25 से लेकर 4.50 तक। इस साल क्या हुआ, यूएस में इन्फ्लेशन अचानक से बहुत बढ़ गया तो उन्होंने बहुत ही फास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और वो सीधा, मतलब आप ऐसा समझिए एक टाइम पे तो 0.25 वहां रेट होता था, वो रेट बढ़ के हो गया सीधा 5.5। सही, इसको कहते हैं क्रैश लैंडिंग, बहुत ही फास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अब क्या हुआ है, जब वहां इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है तो अब वो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सही, जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया था उसको घटा रहे हैं। सही, उसको घटा रहे हैं। अब ये 5.5 से घट घट के कितना आ गया? 4.50। ठीक हो गया। अब ये बात समझनी है कि जेरोम पावल ने ये कहा कल कि हम ऐसा देख रहे हैं कि भविष्य में, यानी आने वाले साल FY25, जब भी फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं ना, तो अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर भारत के फाइनेंशियल ईयर से अलग है। अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर जनवरी में स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है। भारत में ऐसा नहीं। भारत में 31 मार्च तक पुराना फाइनेंशियल ईयर चलता है, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और वो फाइनेंशियल ईयर चलता है 31 मार्च तक। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम FY25 में ऐसा देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी हाई रहेगा। अब इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो इंटरेस्ट रेट तो कट नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनमें से अधिकतर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। अगर वो इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे तो क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन ऊपर होगा और वो ऐसा देख रहे होंगे कि भविष्य में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और अगर वो देखते हैं कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट घटाना है तो उसके लिए इन्फ्लेशन के आंकड़े जो है वो नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड्स होने चाहिए। अब क्या हुआ है, यूएसए में सडन चेंज आ गया। सडन चेंज की बात हम डिटेल में करेंगे अभी, पर पहले ये समझ लेते हैं कि एफओएमसी पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, फेड पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। फेड को ये लग रहा था पहले कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि हम इस साल यानी FY25 में 4 बार इंटरेस्ट रेट तो कट करेंगे और टोटल इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट का। 100 बेसिस पॉइंट जब भी मैं बोलता हूं तो इसका मतलब होता है 1%। जब मैंने 25 बेसिस पॉइंट बोला तो इसका मतलब 0.25, ये इसका मतलब है। सही, 0.25। ठीक,
अब ध्यान से समझिए, पहले जेरोम पावल ये बोल रहे थे कि हम एक साल में 4 बार इंटरेस्ट रेट करेंगे, कट करेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, हम एक साल में केवल 2 ही बार करेंगे। तो उनसे किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब क्या चेंज हो गया? उन्होंने ये कहा पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, यूएस में आ गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोला मैं टैक्स कट करूंगा। जब टैक्स कट करेंगे तो जनता के पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने को। जब ज्यादा पैसा खर्च करने को होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, सीधा गणित है। अच्छा, एक और चीज उन्होंने बोला कि हम टैरिफ भी लगाएंगे जम के, और उन्होंने तो बाकायदा अनाउंस कर दिया है मैक्सिको और कनाडा पे 25% के टैरिफ, और चाइना पे 10% का टैरिफ। टैरिफ से क्या होगा, बाहर से चीजें महंगी आएगी, तो बाहर से जब देश में चीजें ही महंगी आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, समझे? तो 2 कारणों से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है तो रेट कट कैसे हो सकते हैं? इसीलिए रेट कट को की प्रोसेस को अभी स्लो कर दिया है, आगे हो सकता है इसको और स्लो कर दे। ठीक, ये हो गया। अब ये देखते हैं कि एफओएमसी का ऐसा कहना कि हम भविष्य में रेट कट कम करेंगे और हो सकता है कि हम करें भी ना, इसको कहते हैं हॉकिश स्टांस। अब क्या होता है, स्टांस का मतलब ये होता है जो सेंट्रल बैंक होते हैं ना, वो भविष्य में क्या करेंगे ये वो अपने स्टांस में बताते हैं। तो स्टांस के कई टाइप होते हैं, तो वो टाइप को हम डिटेल में समझ लेते हैं ताकि हमें ये भी आ जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस जनरली 5 टाइप के होते हैं। पहला है एकोमोडेटिव, हॉकिश तो अभी हमने सुना, न्यूट्रल, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग और डविश। डविश का मतलब ये है कि हम इंटरेस्ट रेट काटेंगे। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है हम धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ही फास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, उसको कहते हैं क्रैश लैंडिंग। पर अगर धीरे धीरे बढ़ाएं तो उसको कहते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। जैसे इंडिया में बढ़ाए थे उन्होंने आराम आराम से रेट में, ताकि सब लोग एडजस्ट कर लें। अब एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना बढ़ाना है ना घटाना है, ठीक है, देखेंगे जैसी स्थिति आएगी वैसा करेंगे। एक होता है हॉकिश स्टैंस। हॉकिश स्टैंस में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। और एक होता है एकोमोडेटिव स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस में इंटरेस्ट रेट को ज्यादा चेंज नहीं करते हैं पर लिक्विडिटी मैनेज करते हैं। तो अगर सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी हो तो उसको लाते हैं। अच्छा, तो उसको कैसे लाता है सेंट्रल बैंक? उसको लाता है ओएमओ करके। ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक, इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो फेड ने क्या करा? फेड के ये बोलने से कि हम आगे भविष्य में इंटरेस्ट रेट कम तेजी से काटेंगे, दुनिया के शेयर मार्केट गिर गए, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत तेजी से रेट कट होगा। और जब बहुत तेजी से रेट कट होगा मतलब 4 बार होगा, तो तेजी से रेट कट होगा तो बिजनेस को सस्ता लोन मिलेगा। सस्ता लोन बने वो मिलेगा, लोगों को सस्ता पैसा मिलेगा, बिजनेस को भी सस्ता, लोगों को भी सस्ता, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे कंपनियों की, ग्रोथ बढ़ेगी। अब ग्रोथ में ही अब इंटरेस्ट रेट ही कम होंगे, इंटरेस्ट रेट नहीं कटेंगे तेजी से तो ग्रोथ में कमी आएगी। ग्रोथ में कमी आएगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट अगर कम बढ़ेगा तो लोग का कंजम्पशन भी कम बढ़ेगा। सही है, हाँ, कंजम्पशन की वजह से प्रॉफिट कम बढ़ेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी कम तेजी से ग्रोथ करेगी। इसीलिए कल मार्केट करेक्ट हुआ। अच्छा, अब वहां के मार्केट तो करेक्ट हुए, भारत का मार्केट क्यों गिर गया? भाई अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगली बार आरबीआई रेट काट दे। नहीं, ठीक है, समझिए, भारत में तो अमेरिका से भी ज्यादा प्रॉब्लम है। सही, एक तो जब भी डोमेस्टिक मार्केट गिरते हैं जनरली अमेरिका, सही है, जब भी अमेरिका गिरता है तो डोमेस्टिक मार्केट गिर ही जाते हैं। सही है, डोमेस्टिक मार्केट क्यों गिरते हैं उसका रीजन है, डोमेस्टिक मार्केट इसलिए गिरते हैं क्योंकि दुनिया के सारे मार्केट सिंक्रोनाइज्ड है। अब जब दुनिया के सारे मार्केट सिंक्रोनाइज्ड है और अमेरिका गिरेगा तो बाकी सब भी गिर जाएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि भारत में जो विदेशी संस्थागत निवेशक है वो पैसा निकाल के भाग रहे हैं, वो पैसा निकाल के भाग रहे हैं। और एक ही दिन में, मतलब कल की खबर से आज मार्केट 1000 पॉइंट गिरा और 6 लाख करोड़ का नुकसान हो गया भारत, 6 लाख करोड़ सिंगल दिन में। और पिछले 4 दिन से मार्केट थोड़ा थोड़ा तो रोज ही गिर रहा है। अभी हमने क्या बोला कि विदेशी संस्थागत निवेशक भाग रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि रुपया रोज नया लो लगा दे रहा है। अब जब रुपया रोज नया लो लगा देगा तो क्या होगा, देखो समझो, भारत के बाहर से जो लोग भारत में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लाते हैं डॉलर में। जब वो यहाँ प्रॉफिट कमा के वापिस ले जाते हैं तो वो भारत में जो इन्वेस्ट करते हैं वो तो रुपए में करते हैं ना, तो पहले कन्वर्ट करते हैं रुपए को, फिर जो प्रॉफिट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में। अब सोचो, रुपया जब गिरते जाएगा तो डॉलर में
जैसे उन्होंने रुपये में पैसे कमाए भी तो डॉलर कम मिलेंगे। अब डॉलर कम मिलेंगे तो उनका रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा, और जब उनका रेट ऑफ रिटर्न ही कम हो जाएगा तो वो भारत में पैसा लगाएंगे क्यों? एक तो इतना रिस्क, ऊपर से करेंसी जा रही, इससे बढ़िया आराम से बैठ के यूएस में पैसा लगाओ, इसीलिए वो भारत से पैसा निकाल रहे हैं। अब जब एफआईआई भारत से पैसा निकालता है तो रुपया गिरता है, और जब रुपया गिरता है तो और पैसा निकालते हैं, तो एक विस्कस साइकिल ये बनता है, विशियस साइकिल है पूरा। यही बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या होता है कि भारत के जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ही सुदृढ़ नीति लानी पड़ती है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, एफडीआई को बढ़ाया जाए, रुपये को गिरने से रोका जाए और जीडीपी को बढ़ाया जाए। अब भारत में अभी सब उल्टा हो रहा है, जीडीपी का आंकड़ा गिर के आया, अभी हमने देखा कंजम्पशन घट ही रहा है, सारी कंपनियों के जो भी कंज्यूमर की कंपनी है सबके रिजल्ट खराब है। प्लस साथ ही साथ क्या हो रहा है, अभी कल ही का आंकड़ा है कि ट्रेड डेफिसिट हाईएस्ट पे है। तो ये सारी स्थितियां खराब है, जिसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा, रुपया कमजोर होने की वजह से मार्केट से एफडीआई और एफआईआई अपना पैसा निकाल रहे, विदेशी संस्थागत निवेशक अपना पैसा निकाल रहे, जिसकी वजह से मार्केट गिरता है। ये मल्टीपल रीजन है। ठीक, अब जब एफआईआई बेचते हैं तो डीआईआई खरीदते हैं। ये डीआईआई कौन है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब क्या हो रहा है, अब देखिए जीडीपी की ग्रोथ कम है तो कंजम्पशन कम है, लोगों के हाथ में पैसा ही कम है। अब खाने को पैसा कम है, कंजम्पशन करने को पैसा कम है, साबुन तेल बिक नहीं रहा, पेंट बिक नहीं रहा, तो आप खुद सोचो एसआईपी नई कैसे करेगा? तो पुरानी एसआईपी तो चल रही जो थी, नई एसआईपी में डिक्लाइन है तो म्यूचुअल फंड्स डीआईआई के पास पैसा ही कम है, पैसा कम है तो एफआईआई बेचते जा रहे हैं, डीआईआई के पास खरीदने को ही पैसा नहीं है, खरीदने को पैसा नहीं है तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है जिससे इंडिया मार्केट जूझ रहा है। तो एक तो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर है, दूसरा इंटरनेशनल फैक्टर है। ठीक, और सरकार भी कुछ ज्यादा बड़े स्टेप्स नहीं ले रही है, बड़े रिफॉर्म नहीं ले रही है। सरकार बोल रही है कि अभी ये क्या है कि टेम्पररी ब्लिप है जीडीपी का, अब देखते हैं आगे क्या स्थिति होती है। पर जैसी हालत लग रही है वैसे देख इसे ये टेम्पररी ब्लिप तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे कंजम्पशन और घट सकता है, जीडीपी का आंकड़ा और घट के आ सकता है। बाकी जीडीपी में तो वो जो नंबर है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा जो ग्राउंड सिचुएशन है उससे, तो आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जीडीपी और घट जाए। ठीक, और हमारा आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी नहीं काट रहा, क्योंकि वो इसलिए नहीं काट पा रहा क्योंकि इन्फ्लेशन आई। तो मल्टीपल प्रॉब्लम से इंडिया घिरा हुआ है। ठीक, अब हमने ये पूरा सिनारियो समझा। ठीक, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उस पर हम डिटेल वीडियो ले आएंगे आपके लिए। ठीक, अब आज के लिए सवाल, आज का सवाल ये है कि इनमें से जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए इसमें एक डिपॉजिटरी, तो एक इनमें से एक डिपॉजिटरी है जो एक्टिव है इंडियन मार्केट में। डिपॉजिटरी क्या होता है ये समझ लीजिए, जब आप शेयर खरीदते हैं तो कहीं तो जाता है ना वो स्टोर होने, तो वो जहां स्टोर होने जाता है यानी जहां आपका डीमेट अकाउंट खुलता है वो डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के वहां खुलता है। भारत में डुओपोली है यानी 2 ही कंपनियां हैं जो जनरली डिपॉजिटरी है, उनमें से एक कंपनी यहां लिखी है डिक्सन टेक, नाबार्ड, सीडीएसएल, बीएसई। आपको इनमें से कौन सा आंसर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी सही आंसर होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी उत्तर समझ पाए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।